हरिद्वार की खबर आपको बता रहे हैं सबसे पहले, जहां पर रोशनाबाद जेल में बंद पूर्व विधायक प्रवण सिंह चैंपियन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। शनिवार देर रात इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि चैंपियन को दस्त और पेट संबंधी शिकायत हुई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जेल पुलिस की हिरासत में चैंपियन को वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट किया गया है और इस दौरान चैंपियन के परिजन और उनके समर्थक अस्पताल पहुंचे। हालांकि परिजनों ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी और किसी भी बात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, मना कर दिया। चैंपियन की तबीयत में फिलहाल सुधार बताया जा रहा है। हम आपको बता देते हैं कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग करने के बाद से चैंपियन 20 दिनों से रोशनाबाद जेल में बंद हैं। ज्यादा जानकारी देंगे पुलकित शुक्ला फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुलकित, इस समय तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? देखिए, कल देर रात उनको हॉस्पिटल लाया गया है और पेट संबंधी उनको जो है लूज मोशन और दूसरी उनको शिकायतें थी। उनको यहाँ पर इमरजेंसी में लाया गया था और वार्ड नंबर 1 में उनको शिफ्ट किया था। उसके बाद में क्योंकि डॉक्टर्स ने जो चेकअप किया उसके बाद जो है तबीयत में सुधार बताया जा रहा है और लेकिन ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो उनको यहाँ से हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि किसी ने भी ऑफिशियली बात करने से इनकार किया है, डॉक्टर्स ने भी और उनके परिजनों ने भी, लेकिन तबीयत में सुधार बताया जा रहा है और अगर किसी तरह की तबीयत नहीं बिगड़ती है तो उनको जेल में वापस शिफ्ट किया जा सकता है। प्रणव सिंह चैंपियन पिछले 20 से 21 दिन से जो है जेल में बंद है। ये पूरा विवाद जब सबके सामने आया था उमेश कुमार और चैंपियन के बीच में, तभी से प्रणव सिंह चैंपियन जेल में बंद है। जमानत उनको अभी तक नहीं मिली है। इससे पहले भी तबीयत के उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है कुछ खबरें बाहर आई थी, लेकिन जेल के ही जो हॉस्पिटल है उसमें ही उनको जो है दवाई दी गई थी, वहां पर उनका इलाज हुआ था। लेकिन इस बार तबीयत जो है ज्यादा बिगड़ी है, जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल में लाया गया है। जी, शुक्रिया पर जानकारी के लिए पुलकित शुक्ला। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन के लिए परमिशन बहुत आसान हो गई है। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन परमिशन की व्यवस्था की है, जिसके लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। प्रशासन ने यह वेबसाइट इसलिए तैयार की है कि बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सैलानी भारत चीन सीमा से जुड़े इलाके में घूमना अगर चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं। प्रशासन ने घर बैठे पर्यटकों के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब देखिए, इन पासेस के बनने से इनर लाइन क्षेत्र में, जिसमें घस्तौली आता है, रक्ता कोण आता है, जगराऊं आता है, देवताल, माणा पास, गोटेंग, ग्यालडूम, ये सब इलाके आते हैं जहां पर आप भ्रमण कर सकेंगे। जब चारधाम यात्रा में लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं तो अधिकांश लोग देवताल जाने की भी इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए पहले एसडीएम जोशी मठ के यहाँ ऑफलाइन पासेस बनते थे। तो HDFC बैंक के CSR के माध्यम से एक हमने ऑनलाइन लिंक बनाया है वेबसाइट, जिसमें अधिकतम हम 100 लोगों को अलाउ करेंगे पर डे। तो उससे रजिस्टर करवा के लोग अपना देवताल भी जा सकेंगे, जो एक चाइना बॉर्डर का एरिया है। इसलिए हमने थोड़ा संख्या को सीमित रखा है और जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होंगे आगे की कार्यवाही उसके अनुसार की जाएगी। से और जानकारी लेंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद है नितिन सेमवाल। इनर लाइन परमिशन का प्रोसेस क्या है? जी, अगर भारत चीन सीमा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे पहले बमुश्किल परमिशन मिलती थी, ऑफलाइन ये परमिशन मिलती थी, लेकिन बहुत सीमित लोगों को ये परमिशन दी जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से सीमा दर्शन की बात हुई है और लगातार जिस तरीके से सरकार भारत चीन सीमा से जुड़े हुए उन क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ाना चाहती है, जहाँ पे कि अब सड़कें पहुँच चुकी हैं और आसानी से पर्यटक वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा एक वेबसाइट तैयार की गई है, जिस पर कि अब पर्यटक जो भी सीमावर्ती इलाकों में घूमना चाहते हैं वो ऑनलाइन वहां पे आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उसकी कुछ शर्तें जरूर लागू की जाएगी आने वाले समय में, और उसके जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद कितने लोगों को सीमावर्ती इलाकों में भेज सकते हैं, इस पर स्थानीय जो प्रशासन है वो फैसला लेगा। कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण फैसला भी बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में लगातार पर्यटक जा रहे हैं और वहाँ के जो गांव हैं उन गांवों में पर्यटन की अपार संभावना बढ़ रही है। तो ऐसे में ये एक सराहनीय कदम जिला प्रशासन का बताया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो
नीति पास की बात कर ले, जैसे पहले पार्वती कुंड जाने के लिए भी काफी समय लगता था पास बनने में, अब जो लोग पार्वती कुंड है, देवताल है, रत्ता कोणा है, ग्यालढुंग है, इसके अलावा अपर रिमखिम, लोअर रिमखिम के जो इलाके हैं वहां पे जाने के लिए लोगों को आसानी होगी। लेकिन इसमें पूरी सेना और आईटीबीपी की मदद भी जिला प्रशासन के द्वारा ली जाएगी, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के मामले हैं, तो ऐसे में कोई चूक ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम जिला प्रशासन के द्वारा उठाया गया है और इसकी मांग पहले से ही स्थानीय लोग करते आए हैं कि जब सड़कें बहुत अच्छी सीमावर्ती इलाकों में पहुंच चुकी है। शुक्रिया आपको नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। चमोली से खबर, जहां पर माणा और पिथौरागढ़ में गूंजी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुकबा आने वाले हैं। अब देखिए, ये भी बॉर्डर जिले का पहला गांव है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री उत्तरकाशी जिले में आ रहे हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर जिलों और गांवों को प्रमोट कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जिले का दौरा तय माना जा रहा है। सीमांत जिले उत्तरकाशी के पहले गांव मुखबा में प्रधानमंत्री आएंगे तो मां गंगा के पूजन के साथ जहां शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन होगा, वहीं बॉर्डर का गांव मुखबा भी प्रमोट होगा। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के आदि कैलाश आए तो बॉर्डर विलेज गूंजी को प्रमोट किया। साल 2022 में बद्रीनाथ में रात्रि प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री चमोली जिले के माणा गांव पहुंचे तो बॉर्डर के आखिरी गांव को पहला गांव बताया। बॉर्डर जिले चमोली और पिथौरागढ़ के बाद उत्तरकाशी तीसरा बॉर्डर जिला है जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। हम लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। हमारे सीमांत गांवों में जो प्रधानमंत्री जी का आना हो रहा है, ये हमारे उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बहुत ही एक वरदान के रूप में जो है साबित हो रहा है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं इस समय मुखबा आ रहे हैं। बहुत ही अलभ्य जगह है, लकड़ी के मकान बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आएगा निश्चित रूप में मुखबा, और उसको टूरिज्म में हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के बॉर्डर विलेज को प्रमोट कर रहे हैं तो इसका फायदा लोकल पब्लिक को भी मिल रहा है। वाइब्रेंट विलेज से लेकर टूरिज्म स्पॉट तौर पर गांवों का प्रमोशन हो रहा है। यही वजह है कि पहली बार उत्तरकाशी आ रहे प्रधानमंत्री के दौरे से बड़े प्रमोशन की उम्मीदें हैं। ये वास्तव में जनपद उत्तरकाशी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं कि वह जनपद उत्तरकाशी के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में, मैं कहूंगा वाइब्रेंट विलेज में वो आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति से जनपद उत्तरकाशी नहीं बल्कि ये चारों धामों में एक बेहतर होने की उम्मीद है। और उनके जो विजन है वो वहाँ पर जो शीतकालीन जो यात्राएं हैं उसको बढ़ाव के लेकर, और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के बार बार आने का असर यात्रा पर पड़ा है। वहीं उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में प्रधानमंत्री के आने का फायदा देश के पहले गांवों को मिल रहा है। अब इसके और आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पार्टी के सीनियर नेताओं से लेकर छोटे नेताओं को बिना वजह बयान ना देने की हिदायत दी है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी ऐसे कमेंट करने से मना किया गया है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने इसे सही फैसला बताया और ये भी कहा है कि लेटर जारी करने पर कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे बयान देने और कमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मलेरिया का इलाज करना है तो कुनैन की कड़वी गोली खानी पड़ेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सोच अच्छी है लेकिन जिनको नसीहत दी है तो कितना मानेंगे, बात ये है। खाली चिट्ठी जारी करने से काम नहीं चलेगा। जो भी लोग उस दायरे में आए, उस गाइडलाइन में आए, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस बहुत सारा नुकसान उठा चुकी है ऐसे बयानों से, ऐसी कार्रवाइयों से, तो उसके इलाज के लिए जरूरी है कि कुछ कठोर कदम लिए जाएं। जब मलेरिया शरीर को हो जाता है तो कड़वी कुनैन की गोली खानी पड़ती है। मेहरा जी ने हरीश रावत जी सहित सब लोगों को ये संदेश दिया है कि उनको अपनी बात
उनके सामने रखनी चाहिए, पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म में रखनी चाहिए, जो स्वागत योग्य है। लेकिन नसीहत उन लोगों को दी जा रही है जिन पर इस नसीहत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिजली का स्मार्ट मीटर जल्दी आपके घर पर भी लगेगा, लेकिन इसे लगाने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात शनिवार को ऊर्जा सचिव ने साफ कर दी है। लेकिन स्मार्ट मीटर है कि सियासत थमने का इस पर नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट देखिए। सीधे सीधे आप देख रहे हैं, इच्छा विधायक तिलकराज बेहेड़ यहाँ पर प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, सीधा देख रहे हैं आप लोग, प्रीपेड मीटर को तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ तस्वीर आप देख रहे हो सिग्नल न्यूज में। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर तोड़े और स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए। तो शनिवार को स्मार्ट मीटर पर उठ रहे सवालों पर जवाब देने और भ्रम दूर करने खुद डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामने आए और स्मार्ट मीटर क्यों सही है ये बताया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगने से गलत बिल की शिकायतें नहीं आएंगी। मोबाइल ऐप में रोज की रीडिंग और बिजली खर्च देखा जा सकेगा। नया स्मार्ट मीटर लगने और पुराने के बदले नया मीटर लगने पर कोई फीस नहीं लगेगी। अभी पूरे प्रदेश में पोस्ट पेड मीटर लगेंगे, यानी खर्च करने के बाद बिल जमा करना होगा। अगर कोई प्रीपेड करना चाहे तो उसे बिल में 4% की छूट मिलेगी। वहीं मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर पर पब्लिक को कोई भ्रम न हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मंत्री, विधायक, अफसरों के घर स्मार्ट मीटर लगाने को कहा है। तो एक इंस्ट्रक्शन तो कल ही मुझे सीएम साहब का मिला था कि सभी मान्य मंत्रीगण, सभी मान्य विधायकगण, सभी अधिकारीगण, उसमें हर स्तर के अधिकारी होंगे, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनके निजी आवास में भी लगाया जाए। ये इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी एमडी को दे चुका हूं। वैसे मेरे घर में मैंने लगाया है, प्रेस नोट भी जारी किया था और एमडी के घर में भी लगा हुआ है, ऊर्जा यूपीसीएल के अधिकारियों के घर में लगा हुआ है, तो चीफ सेक्रेटरी मैडम के यहाँ लगा हुआ है, जो चेयरपर्सन भी है यूपीसीएल के। ठीक है, तो अब हम सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण सबके घर में लगाएंगे। उत्तराखंड में 15,88,000 स्मार्ट मीटर अगले 2.5 साल में लगने हैं, जबकि अब तक करीब 24,000 मीटर लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर पर बीजेपी और कांग्रेस भिड़े पड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रही है, तो कांग्रेस ने यही पलटवार बीजेपी पर किया और सवाल उठाया कि कौन मंत्री, अफसर अपनी जेब से बिल भरता है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उसको ऐसे नीतिगत निर्णयों का स्वागत करना चाहिए। और जिस प्रकार से हल्की राजनीति करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आखिरकार मीटर पहले भी लगते थे, मीटर आज भी लग रहे हैं। आज प्रमाणिकता के आधार पर व्यक्ति को ये अधिकार मिल रहा है कि उसके वो कितना बिजली एक दिन में कितनी खर्च कर रहा है, इसकी विशेष जानकारी उसको रहती है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। शासन के आला अधिकारी कह रहे हैं कि मंत्रियों के आवास पर भी, अधिकारियों के आवास पे भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। कांग्रेस का कहना है मंत्रियों और अधिकारियों के आवास पर जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे उनका रिचार्ज तो सरकारी विभाग करेंगे, जनता को तो अपने पैसे से स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करना है। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी इस काम को अंजाम तक पहुंचने में 2.5 साल लगेंगे। वहीं ऊर्जा सचिव ने ये भी साफ कर दिया कि उत्तराखंड देश का कोई अकेला राज्य नहीं है जहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है, इसलिए भ्रम न फैलाया जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि पहाड़ में एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का पर्यटन मजा भी ले रहे हैं। स्नोफॉल होने से पर्यटक काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और पर्यटन भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। किसान, हर जगह पर खुशी देखी जा सकती है यहाँ पर स्नोफॉल होने से। बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। वहीं किसान बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे ताकि उनकी फसलों को फ़ायदा मिल सके। चक्राता की ऊंची चोटियों में एक बार फिर से बर्फ़ गिर रही है। फरवरी के महीने में ऐसा लग रहा है मानो सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है चक्राता ने। तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश भी नहीं हुई, डायरेक्ट बर्फबारी शुरू हो गई। बाकी काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी, और मजा आ गया है। क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी सब लोग का यही कहना था कि बर्फबारी कब होगी कब होगी, तो हम उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि लोखंडी में, चक्राता में बर्फबारी शुरू हो गई है।
वहीं आपको बताएंगे पिथौरागढ़ में मौसम के मिजाज में अचानक से बदलाव देखने को मिला और कुछ निचले इलाकों में जहां हल्की बारिश हुई है तो वहीं ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी के साथ ही दारमा, व्यास घाटियां सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं। मुनस्यारी में बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम बदलने से पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों में लंबे समय से बारिश का इंतजार हो रहा था, लेकिन बदले मौसम का असर सिर्फ ऊंचे इलाकों में ही दिखाई दिया। हाँ। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। यहाँ औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फ गिरी है। सुबह धूप खिलती है और अचानक से दोपहर के बाद मौसम बदलता है, हल्की बारिश और बर्फबारी होने लगती है। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं। प्रशासन की टीम को शनिवार को बद्रीनाथ धाम का दौरा करना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से प्रशासन की टीम वहां नहीं पहुंच पाई। एक बार फिर से औली में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इससे स्थानीय कारोबारी के साथ साथ पर्यटक काफी उत्साहित है। जाहिर सी बात है, लगभग एक महीने बाद जो ये बर्फबारी फिर से हुई है, इससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। तो देख रहे हैं बदलते मौसम की ये तस्वीर, जहां चमोली, दारमा घाटी, चक्राता, हर जगह पर इस समय बर्फबारी हो रही है। तो ये अच्छी खबर है यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए, कारोबारियों के लिए, साथ ही उन पर्यटकों के लिए जो यहाँ पर घूमने पहुँच रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से ये जगह काफ़ी जानी जाती है, तो ऐसे में जितने भी पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं उनको बर्फबारी चाहिए होती है। अब यहाँ फरवरी के महीने में बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों की चेहरे पर खुशी लौट आई है। चक्राता, पिथौरागढ़ और चमोली की ये तस्वीर आपके सामने, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है और सुबह के समय पर धूप भी खिलती है, अचानक से मौसम बदलता है, हल्की बूंदाबांदी के बाद बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है और फिर जो सैलानी यहाँ पर घूमने आ रखे हैं वो इस बर्फबारी का लुत्फ। अब आप ये समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाके में, ऊंचाई के इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो निचले इलाकों में भी ठंडक बढ़ जाती है। तो बीते कुछ दिनों से जो गर्मी का एहसास निचले इलाकों के लोग महसूस कर रहे थे, अब उससे भी राहत मिली है। निचले इलाकों के लोगों को भी अब ठंडक का एहसास हो रहा है और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अगले कुछ और दिन तक ऐसे ही बर्फबारी होगी ऊंचाई के इलाकों में और निचले इलाकों में ठंड बढ़ेगी। कोटद्वार पुलिस ने ऑनलाइन ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपी डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पहले ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को डेट पर बुलाते और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का डर दिखाकर उनको फंसाते। इस दौरान इनका एक साथी पुलिस की वर्दी में आकर लोगों को डराता धमकाता, उनसे ज्वेलरी और रुपए वसूलता। पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से ज्वेलरी और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। ग्राइंडर नामक एक ऐप के माध्यम से ये लोगों से संपर्क करते थे। संपर्क करने के उपरांत लोगों को डेट्स पे बुलाते थे और डेटिंग के नाम पर ये अपने आप को पुलिस का अधिकारी प्रोजेक्ट करते हुए पुलिस की यूनिफॉर्म्स दिखाते थे। वो पुलिस के नाम पर लोगों से एक्सटॉर्शन का कार्य कर रहे थे और सघन चेकिंग के उपरांत इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे रिकवरी में कुल 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी से सटे हुए जिलों में पुलिस खास प्लानिंग के तहत काम कर रही है ताकि देवभूमि की शांतवादियों को कोई अशांत ना कर पाए। देवभूमि में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मित्र पुलिस एक्शन मोड में है। बीते 1.5 साल में पुलिस और अपराधियों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70 बदमाश इन मुठभेड़ों में घायल हुए हैं और 2 कुख्यात बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। ये सभी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश से सटे जिले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में देखने को मिले।
लगभग 10 मामले ऐसे आए जिसमें वन तस्कर और नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के दौरान उन कुख्यात अपराधियों के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी उन पर फायर किया गया, जिसमें उन्हें गोली लगी और उसके उपरांत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसा कोई भी अपराधी जो उत्तराखंड या उधम सिंह नगर में अपराध करता है और पुलिस पर हमला करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के एक्शन का सबसे ज्यादा असर ड्रग तस्कर, वन्य जीव तस्कर और गो तस्करों पर पड़ा है और पुलिस की ये मुठभेड़ भी ज्यादातर ऐसे ही बदमाशों से हुई है। वहीं पुलिस आगे भी क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रही है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, अपराधियों का मूवमेंट कभी कभी नोटिस किया जाता है, तो यहाँ पर एसएसपीज को सख्त निर्देश रेंज की तरफ से दिए गए हैं कि ऐसे अपराधी जो यहाँ पे पनाह लेने की कोशिश करते हैं उनको ट्रेस आउट करें, प्रॉपर चेकिंग करें। जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या ऐसे लोग जो इन लोगों को जो आश्रय देते हैं अपने जगह पे, वहाँ पे छापेमारी की जाए, प्लस उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में क्राइम का ग्राफ कम करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी इसीलिए कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई की है। श्यामपुर कांगड़ी में 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर प्लॉट काटे जा रहे थे। प्राधिकरण की ओर से नोटिस भी दिया गया है, बावजूद इसके काम ना रोके जाने पर एक्शन हुआ है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलने से भूमाफियाओं में हड़कंप है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया है। एचआरडीए ने 5 भूमाफियाओं के द्वारा विकसित की जा रही अलग अलग जगहों पर करीब 63 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। एचआरडीए ने कई बार नोटिस दिया, जिसके बावजूद भी भूमाफिया नियमों के खिलाफ कॉलोनी काट रहे थे। अब इसी के बाद एक्शन लिया गया। एचआरडीए ने बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। उधर हरिद्वार के सती घाट पर 170 लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। एक सामाजिक संस्था की टीम ने कनखल के सती घाट पहुंचकर विधि विधान से लावारिस अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया है और उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। दिल्ली के शमशान घाटों पर बड़ी संख्या में लावारिस अस्थियां पड़ी रहती हैं, जिनको आज हरिद्वार गंगा में विसर्जित किया गया।